हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में पीटर नाम के बंदे की है, जिसको किताबें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ तक कि वो इतना बिजी हो जाता है कि किताबों में कि जब वो अपने कपड़े लॉन्ड्री के लिए ले जा रहा था तो वही किताब पढ़ना शुरू कर देता है और इसी चक्कर में उसके कपड़े कोई लेकर भाग जाता है और वो देखता ही रह जाता है। उसकी इसी आदत की वजह से उसकी अपनी गर्लफ्रेंड से भी रिलेशन सही नहीं चलते, जिसको लेकर दोनों में आए दिन बहस होती रहती है और फिर एक दिन उसका असर ये होता है कि वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब पीटर जिस लाइब्रेरी से बुक को खरीदता है वहाँ पर काम करने वाली एक लड़की बार बार उसे देखती रहती है, लेकिन वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। इसीलिए वो खुद ही एक दिन उसकी नई शर्ट की तारीफ कर देती है, जिसके बदले में पीटर बस थैंक यू कहकर निकल जाता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी कितनी बेजान हो चुकी है। किसी भी चीज़ में उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सुबह होने पर उसके पास उसके कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर हेनरी का कॉल आता है, जो कि उसके फेवरेट टीचर थे। वो उसे कहते हैं कि मैं रिटायर होने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने एक रिटायरमेंट पार्टी रखी है, अगर तुम फ्री हो तो आ जाओ। अब ये सुनकर पीटर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे उनके साथ टाइम बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए वो अगले ही दिन कार लेकर निकल जाता है और एक लंबी ड्राइव के बाद वो सबसे पहले अपने कॉलेज कैंपस में जाता है, जहाँ पहुँचकर मानो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। वो आज बहुत ज़्यादा खुश है। वहाँ के गार्डन में वो कुछ देर बैठकर समय बिताता है, जिसके बाद डॉक्टर हेनरी के घर जाता है, जो उसे देखकर और ज़्यादा खुश थे। वहाँ उनके दोस्त भी आए हुए थे, जिनका नाम निक होता है। वो अभी प्रोफेसर है। सभी लोग बैठते हैं और आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। देन हेनरी उन सभी को रेस्टोरेंट लेकर जाता है, जिसमें जेसी भी ज्वाइन करती है, जो कि निक की बेटी थी और उसी कॉलेज की ड्रामा स्टूडेंट थी। अब रेस्टोरेंट में जाने के बाद हम पीटर का एक अलग ही रूप देखते हैं। जो बंदा कभी कुछ बोलता नहीं था, सिर्फ अपनी किताबों में ही बिजी रहता था, आज वो एकदम खुलकर बातें कर रहा था। ऐसा लग रहा है कि मानो आज वो फिर से एक बार कॉलेज स्टूडेंट बन गया है। वो अपने और डॉक्टर हेनरी के कुछ किस्से सुनाना शुरू करता है और बताता है कि कॉलेज टाइम में वो उनके क्लासेस का ही इंतज़ार करता रहता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़ा उसे उनके लेक्चर सुनने में आता था। इसी बीच डॉक्टर हेनरी भी उसे कुछ बातें बताते हैं, जैसे कि जब उसकी ग्रेजुएशन होने वाली थी तो उनसे वो गले लगाकर खूब रोया था, क्योंकि उसका मन नहीं था इस कॉलेज को छोड़कर जाने का। ये सुनकर सभी बहुत हंसते हैं और इस दौरान हम जेसी को भी कुछ बातें सुनते हैं। वो काफ़ी हंसमुख किस्म की लड़की थी और ढेर सारी बातें करने वाली भी थी, जो बात पीटर को काफ़ी अच्छी लगती है। पर वो अभी एक स्टूडेंट है और वो 36 साल का है, इसीलिए वो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देता है कि उसके साथ कुछ हो सकता। अब वापस जाते टाइम वो उसे कुछ बातें भी करता है और उसके ड्रामा क्लासेस के बारे में पूछता है, जो बताकर वो अपने कैंपस में चली जाती है। और यहाँ पीटर डॉक्टर हेनरी के घर आ जाता है, क्योंकि आज रात की पार्टी भी तो उन्हें एंजॉय करनी है। पर अंत में जब डॉक्टर हेनरी अपनी स्पीच दे रहे होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने कुछ चुनिंदा पसंदीदा स्टूडेंट के बारे में बताने लगता कि कैसे उनके लिए उनका परिवार थे वो। और उसके बाद वो पीटर के पास आते, उसे थैंक यू कहते हैं कि वो इतनी दूर से उसे मिलने के लिए आए। इसके आगे वो कुछ और बात कर पाते कि डॉक्टर हेनरी ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि उन्हें कुछ देर अकेले में बिताना है। वहीं पीटर फिर से अपने कॉलेज कैंपस में चला जाता है, जहाँ पर उसे काफ़ी सुकून मिलता है। वो ऐसे ही घूम रहा होता है कि तभी उसकी नज़र एक नेट नाम के इंसान पर पड़ती है, जो काफ़ी फ़नी और अजीब था। लेकिन वो पीटर से ऐसी बात करता है जैसे कि वो उसे बचपन का दोस्त हो। नेट उससे कहता है कि मुझे वो लोग पसंद नहीं हैं जो कि उदास रहते हैं, इसीलिए चलो मेरे साथ। अब वो उसे लेकर एक कैफ़े में जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से जेसी से होती है, जो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आई हुई थी, जिससे वो बताती है कि इसने भी इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। जिससे सुनकर वो लड़की पूछती है कि वो अच्छा कौन सी ईयर में। तो पीटर जवाब में कहता है कि मिड-90s, जो सुनकर उसकी दोस्त हंसते हुए कहती है तब तो हम पैदा भी नहीं हुए होंगे। जो बात पीटर को थोड़ी सी बुरी लगती है, पर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो उन लोगों से काफ़ी बड़ा है, इसीलिए वो कह देता है कि हाँ मैं काफ़ी बूढ़ा हूँ। पर बात आगे बढ़े इससे पहले कि जैसी बात को संभाल लेती है और कहती है, किसने कहा कि तुम बूढ़े हो, एक मिनट रुको। ये कहकर वो उसकी टाई को खोल देती है और कहती है कि देखो अब तुम जवान लग रहे हो। ये सब देखकर उनके पास खड़ा नेट दोनों को कल कॉफ़ी पर मिलने को कहता है, लेकिन पीटर मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। लेकिन नेट उसके पेट पर मुक्का मारकर हाँ बुलवा देता है। तभी जेसी के पास एक लड़का आता है जो उसके साथ चलने को कहता है, पर जाते जाते वो उसे कल 11 बजे मिलने को कहती है। और उसके जाने के बाद नेट उसे बताता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, वो लड़की तुम्हें पसंद करती है, पर उसे ये बातें फिजूल लगती है। इसीलिए पहले तो उस अजीब आदमी से वो अपना पीछा छुड़वाता है
और वापस आ जाता है। पर पूरी रात सोचने के बाद वो अगले दिन कॉफ़ी शॉप पर पहुंच जाता, जहाँ उसे जेसी तो दिखाई नहीं देती, लेकिन हाँ एक बंदा उसे वहाँ से सोया हुआ मिलता है जिसने अपने साइड में एक नॉवेल रखी हुई थी। जो देखकर पीटर कहता है कि तुम्हारी चॉइस काफ़ी अच्छी है, ये नॉवेल तो मैंने न जाने कितनी बार पढ़ी होगी। और वो लड़का उसकी उम्र का मजाक बनाने लगता है, इसीलिए पीटर वहाँ से चला जाता। पर कुछ देर बाद वो लड़का वापस जा रहा होता है तो वो उसे खुद का नाम पीट बताता है। तभी वहाँ पर जेसी आ जाती है जो उसे बताती है कि इसको पिछले साल ही पागलपन का दौरा पड़ा था और इसके बाद ये ऐसा हो गया, पर अब ये थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है। खैर दोनों की बातें शुरू होती है जिसमें वो अपने अपने पसंदीदा टॉपिक पर बात करते हैं जो कि मोस्टली सेम ही होते हैं। पीटर को देखकर अच्छा लगता है कि जेसी को भी वही चीज़ें पसंद है जो वो अपने कॉलेज के टाइम में पसंद किया करता था, यानी कि म्यूज़िक, आर्ट, बुक, लिटरेचर और भी बहुत कुछ। इसके बाद दोनों ऑडिटोरियम में जाते हैं जहाँ पर जेसी के ड्रामा क्लासेस होते हैं। इसी बीच वो उसे पूछ लेता है क्या वो लड़का जो उस कैफ़े में मिला था वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो वो मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हम दोस्त हैं। जो सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन पीटर को थोड़ा अच्छा लगता है। दिन दोनों हग करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। ये मुलाकात ज़्यादा लंबी तो नहीं चली, लेकिन इतने में दोनों एक दूसरे को ये ज़रूर पता चल गया कि उनकी किस्मत कहीं ना कहीं उन्हें एक बार फिर ज़रूर मिलाएगी। पर फिलहाल के लिए अब पीटर को जाना होगा कि तभी डॉक्टर हेनरी उसके पास आकर बताते हैं कि जेसी उसे मिलना चाहती, इसीलिए ज़्यादा टाइम वो उसे मिलते हुए जाता है। पीटर एक लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर जेसी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो उसे एक प्रेजेंट देती है जो कि उसे म्यूजिक ड्रामा की सीडी थी जिस पर उसका नंबर भी लिखा हुआ था। जो देते हुए वो बोलती है कि वहाँ जाकर मुझे भूल मत जाना और हाँ कोशिश करना कि लेटर लिखना, क्योंकि मुझे खत पढ़ना बहुत पसंद है। मैं होप करती हूँ कि हमारी बातें ऐसी ही होती रहे। जिसके बाद वो चली जाती है और यहाँ पीटर भी कार लेकर कैंपस से बाहर आने लगता है कि तभी उसे वही कैफ़े वाला लड़का मिलता है जिसे वो लिफ्ट देता है और फिर कार में दोनों के बीच बातें होती है जिसमें पीटर पूछता है कि क्या तुम्हारे बारे में कुछ जान सकता हूँ। वो लड़का बताता है कि मेरी माँ एक नर्स है, वो चाहती है कि मैं भी उनकी तरह एक डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे ये पढ़ाई हैंडल नहीं होती। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है और मैंने एक नॉवल भी लिखी है, पर उन्हें ये बात कहाँ समझ आएगी। ये कहकर वो चला जाता है। अब पीटर को उसके लिए बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता, इसीलिए उसी उदास मन के साथ वो वापस न्यूयॉर्क लौट आता है। लेकिन अब ये जगह उसे कंक्रीट जंगल नहीं लगती, उसके अंदर एक बदलाव आ गया जिसको हम साफ साफ देख सकते हैं। आज उसके हाथों में किताबों के बजाय कानों में हेडफोन है जिसे वो जैसे कि दिए हुए गानों को सुनता रहता है और बस मुस्कुराते हुए अपने आसपास की हर वो चीज़ को महसूस करता है जो उसे किसी समय पर बेकार लगता है। आज उसे एहसास हो जाता है कि हर चीज़ अच्छी है, बस हमारा देखने का नज़रिया गलत है। दोनों ही लेटर के ज़रिए एक दूसरे से बातें करते रहते हैं जिसमें ज़्यादातर तो म्यूज़िक, बुक, लिटरेचर की ही बातें होती है, पर कभी कभी वो उसे अपनी फीलिंग भी बता कि कैसे वो हर चीज़ को महसूस करने लगा है, कैसे अब वो खुश रहने लगा है। जैसे भी उसकी बातों में इंटरेस्ट देने लगी थी, इसीलिए उसका हर लेटर काफ़ी इत्मीनान से पढ़ती है और फिर सही से उसका रिप्लाई देती है। ऐसे ही एक दिन वो लिखती है, डियर पीटर, आज मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। हमने जब से बातें करना शुरू की है या फिर जब से मैं तुमसे मिली हूँ, एक अलग एहसास पैदा हो गया है मेरे अंदर, जिसकी वजह से तुम ही हो। कहीं ना कहीं मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अगर तुम फ्री हो तो हम मिलते हैं। पीटर ये लेटर पढ़कर हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सच है। अब ऐसा नहीं है कि वो उससे प्यार नहीं करता, पर जब वो इस चीज़ की कैलकुलेशन लगाता है तो उसे पता चलता है कि उनके 20-16 साल का डिफरेंस है। जब वो 50 का हो जाएगा तो वो 37 की होगी। जो देखकर वो अपना सर पकड़ लेता है, लेकिन खुद को समझाने के लिए वो एक कैलकुलेशन और करता है जिससे पता चलता है कि जब वो 87 साल का होगा तो जैसी भी 71 साल की हो जाएगी। जो देखकर उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, पर क्या हो अगर वो इतनी एज तक जिंदा ही ना रहे, किसी ने कल थोड़ी देखा है। यही सब वो पूरी रात सोचता रहता है। लेकिन फिर सुबह हम उसके कॉलेज कैंपस में उसे देखते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं अब जेसी से प्यार में पड़ गया है, जो उसे देखकर उसे गले से लगा लेती है। अब जेसी उसे देखकर उसे गले से लगा लेती है और फिर दोनों उसके रूम में जाते हैं, जहाँ पर पीटर थोड़ा हेजिटेट करता है। इसीलिए वो उसे फाइनली कह ही देती है कि हमारी एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ये सही नहीं है। लेकिन जेसी कहती है कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, हम प्यार करते हैं, बस यही काफ़ी है। ये बोलकर वो उसके फॉरहेड पर किस करती है कि तभी वहाँ उसकी रूममेट आ जाती है जिसने पीटर को बूढ़ा कहा था अब कैफ़े में। लेकिन आज उसको यहाँ देखकर वो खुद हैरान थी। थोड़ी देर बात करने पर वो कहता है कि उसे भूख लगी है, इसीलिए जेसी उसे कॉलेज कैंटीन में लेकर जाती है, जहाँ पर पीटर को फिर से वही लड़का मिलता है जो आज फिर से वही मोटी सी बुक लेकर बैठा हुआ था। पीटर उसके पास जाकर बैठता है और उसका हाल चाल पूछता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो अभी भी डिप्रेस है। वो उसकी बुक पर अपना नंबर लिख देता है और कहता है
कि अगर कभी भी उसको बात करने का मन हो तो वो उसे कॉल कर सकता है। इसके बाद वो जेसी के साथ रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर डॉक्टर हेनरी दिख जाते हैं जो कि इन दोनों से नजरें चुरा कर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। पर पीटर ने उन्हें देख लिया था और इसीलिए वो उनके पीछे जाता और फिर दोनों ही घर पर बातें करते हैं, जिसमें डॉक्टर पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन पीटर इसका जवाब नहीं दे पा रहा था। पर वो समझ गए थे, इसीलिए वो उसे बड़े ही प्यार से समझाते हैं कि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो बूढ़ा हो, हर किसी को जवान दिखना है। ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए भी है। पर हकीकत ये है कि समय का पहिया घूमता है और इसके साथ हम बूढ़े होते जाते हैं। वो उसे एक डायरेक्ट तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन हाँ, पीटर कहीं ना कहीं बात समझ गया था वो क्या कहना चाह रहे। इसीलिए रात होने पर वो कॉलेज गार्डन में घूमता हुआ यही सोच रहा होता है कि क्या वो अभी भी कुछ कर सकता है, क्या वो अभी जो कुछ भी कर रहा है वो सही है या फिर गलत। तभी उसकी मुलाकात फिर से वही अजीब से फनी आदमी नेट से होती है, जो उसे देखकर समझ जाता है कि वो उसी लड़की के लिए यहाँ पर आए। वो फिर से अपनी सलमान भाई वाली फिलॉसफी झाड़ना शुरू करता है और कहता है कि तुमने जो कुछ भी लग रहा है वो बस करते जाओ, रुको मत। वो लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ उसके पास जाओ और बस आज का सोचो और इस जिंदगी को जियो। यहाँ पीटर को उसकी बातों से थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि शायद वो यही सुनना चाहता था किसी और से। इसीलिए वो जेसी के रूम में जाता है जहाँ उसकी रूममेट नहीं थी, जिससे वो समझ जाता है कि जेसी ने पहले से प्लान किया हुआ था। वो उसे ये भी बताती है कि ये इससे पहले वो आज तक किसी भी लड़के के साथ इंटीमेट नहीं हुई है। जो सुनकर पीटर वहाँ से उठकर वॉशरूम आ जाता है और परेशान होने लगता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जेसी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। जेसी उसे लेके काफ़ी सीरियस है, उसने काफ़ी दूर तक का सोचा हुआ। इसीलिए वो वापस आकर उसे आराम से समझाता है कि देखो, जैसे हमारे बीच में 16 साल का डिफरेंस है और जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो जैसी कहती है मुझे एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम बार बार ऐसा क्यों कह रहे हो, जैसे कि तुम कोई अपराध कर रहे हो। तो वो जवाब में बोलता है कि अगर करने से पहले ही पता चल जाए कि ये अपराध है तो वो और बुरा होता है। जो सुनकर जैसी पूछती है कि अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो तुम यहाँ पर आए ही क्यों। पीटर बताता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, इसीलिए तो मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। पर अब जैसी रोने लगती है, उसका दिल टूट गया था और पहली मोहब्बत, पहला बार दिल टूटना बहुत ही पेनफुल होता है। उसे पीटर पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसे अभी इसी समय रूम से बाहर जाने को कह देती है। पीटर तो मानो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा होता है। वो वहाँ से अपने घर न्यूयॉर्क आ जाता है और फिर कुछ महीनों के बाद वो जेसी को एक लेटर लिखता है, जिसमें वो उसके दिल दुखाने के लिए बहुत माफ़ी मांगता है, क्योंकि वो उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता था। और वो अब ये भी बताता है कि जब से वो यहाँ से आया है तब से ही वो अपनी उम्र वालों के साथ घूमना मिलना शुरू कर दिया है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो उसी लड़की के पास जाता है जो कि लाइब्रेरी में काम करती थी। उसका नाम एना होता है। आज पहली बार पीटर उससे बात करता है, जिससे कि एना बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बताती है कि उसका बुक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पहले, लेकिन फिर उसे एक दिन समझ आ गया कि मैंने इतनी सारी नॉवल पढ़ी है लाइफ के ऊपर, लेकिन खुद की लाइफ को तो मैं भूल ही गई। तब से मैंने बुक में ज़्यादा इंटरेस्ट रखना छोड़ दिया। अब बातों ही बातों में वो उसे उसकी उम्र पूछ लेता है ताकि इस बार कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तब उसे पता चलता है कि वो उसकी ही उम्र की है, अभी उसने शादी नहीं की है। और इसके बाद दोनों को हम साथ में बाहर घूमते हुए देखते हैं। पीटर इस मोमेंट को काफ़ी एंजॉय करता है। अब उसे कोई गिल्ट नहीं है कि दोनों छोटे बड़े हैं और इसीलिए वो हर पल को खुल कर जीता है। अब एक दिन जब वो घर लौटता है तो उसके पास उसे डिप्रेस लड़के का कॉल आता है, जिसकी बुक पर उसने अपना नंबर लिखा था। वो रोते हुए बताता है कि मैंने नींद की काफ़ी सारी गोलियां खा ली हैं। जो सुनकर पीटर फ़ौरन उससे रुकने को कहता है और एम्बुलेंस को कॉल करता है और फ़ौरन वो खुद भी वहाँ पहुँचता है उससे मिलने के लिए। जब उस लड़के को होश आता है तो वो खुद के सामने पीटर को बैठा हुआ देखता है कि आखिर वो उसके लिए इतनी दूर से यहाँ क्यों आया, जबकि वो बस उसे 1-2 बार ही मिला होगा। तब पीटर बोलता है कि जो लोग अच्छी किताबें पढ़ते हैं उनके लिए मेरे दिल में काफ़ी इज्जत होती है। इसके बाद वो जेसी से मिलने जाता है, जो उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है, सारी पुरानी बातों को भूलकर, और बताती है कि उसने जो फैसला उस दिन लिया वो एकदम सही था। कभी कभी हमें कुछ फैसले बाद में सही लगते हैं, जैसे हम जब टीनेजर होते हैं तो हमें अपने पेरेंट्स की कई बात गलत लगती है, बुरा लगता है, हमें गुस्सा भी आता है, लेकिन बड़े होने पर हमें समझ आता है कि वो सही कहते थे। इसी तरह मुझे भी समझ आ गया है कि मैं लाइफ को जीने का एक शॉर्टकट ले रही थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस से हर किसी को गुजरना पड़ता है। जो बोलकर वो रोने लगती है, तो पीटर कहता है कि जो हम लेटर लिखते थे वो मेरे लाइफ के गोल्डन मोमेंट्स थे, इसीलिए मैं उसे कभी भी दूर नहीं करना चाहता हूँ।
अगर तुम चाहो तो हम दोस्त की तरह एक दूसरे को लेटर लिख सकते हैं। जैसी मान जाते और एक बार फिर से वो लेटर लिखने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसमें वो उसे ऐना के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि उन दोनों ने अब शादी कर ली और अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अगले सीन में हम ऐना और पीटर को साथ में देखते हैं। दोनों अपने बुढ़ापे के बारे में बात करते हुए बहुत हंसते हैं, जिसमें ऐना कहती है कि आज से 30 साल बाद वो लेक के साइड में छोटा सा घर ले लेंगे और वहीं आराम से बैठकर खूब बातें करेंगे। जिसके जवाब में पीटर एक लंबी सांस लेता है और कहानी इसी दृश्य के साथ समाप्त हो जाती है। दोस्तों, कभी कभी कुछ फैसले आपको दर्द जरूर देंगे, लेकिन वो आपके लिए आगे जाकर सही होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर कहानी की हैप्पी एंडिंग हो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो कहानी बीच में ख़त्म हो जाती है उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। आपने जिसको खोया है वो बेहतर हो सकता, पर क्या पता कोई बेहतरीन इंसान आपका किसी मोड़ पर इंतज़ार कर रहा हो। इसीलिए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।